हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सेकंड टर्म में आने वाले सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका बुक से पाठ 1 माता का अंचल कहानी पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग हर साल रिपीट भी होते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती थी? वह उसके बाबूजी को क्या कहती थी? इससे माँ की कैसी छवि बनती है? बच्चों, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। एक प्रश्न में ही 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपने तीनों के अलग अलग उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, भोलानाथ की मैया उसको यानी भोलानाथ को थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती थी? दूसरा प्रश्न है, वह यानी कि माँ भोलानाथ के बाबूजी को क्या कहती थी? तीसरा प्रश्न है, इससे माँ की कैसी छवि बनती है? तो आइए देखते हैं उत्तर। भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने की हट इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी उनके बच्चे का पेट अच्छे से नहीं भरा है। बच्चों, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिसे हम और के साथ जोड़कर लिख रहे हैं। वह उसके बाबूजी से कहती थी कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में डालते हो। कौर का अर्थ होता है बच्चों निवाला। इससे वह थोड़ा खाने पर भी यह समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। बच्चों, इन पंक्तियों को अंडरलाइन करके लिख दीजिए, इससे काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, माँ के ऐसे व्यवहार से उसकी ऐसी छवि बनती है कि वह अपने बच्चे के प्रति अत्यधिक ममत्व ममता रखती है और हमेशा चाहती है कि उसका बच्चा अधिक से अधिक खाए, जिससे वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से शक्तिशाली और ऊर्जावान बन सके। इससे माँ का बच्चे के प्रति अपनत्व एवं अत्यधिक स्नेह झलकता है। बच्चों, सबकी माँ चाहती है कि उनका बच्चा अधिक से अधिक खाए और शारीरिक और मानसिक रूप से खूब शक्तिशाली बने। बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चों, आपके विचार से आप अपने विचार से बताइए कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर रोना क्यों भूल जाता है? उत्तर देखिए, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसे अपने साथियों के साथ झुंड में तरह तरह के खेल खेलने में बहुत आनंद आता था। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 3। बच्चों द्वारा बारात कैसे निकाली जाती थी? उनके द्वारा सजाई गई बारात तथा शादी के कार्यक्रम का वर्णन करते हुए माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बाबूजी उनके इस कार्यक्रम में
किस तरह सम्मिलित होते थे। छोटे बच्चे के प्रति बाबूजी के प्रेम के इस उदाहरण से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि भोलानाथ बचपन में खूब खेलते थे, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे। उनमें से एक खेल था बारात का, जिसमें सभी बच्चे मिलकर गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे। तो वे लोग उस बारात को कैसे सजाते थे, उसका वर्णन आपने करना है। आगे यह भी बताना है कि भोलानाथ के बाबूजी उनके इस कार्यक्रम में किस तरह सम्मिलित होते थे। छोटे बच्चे के प्रति बाबूजी के प्रेम के इस उदाहरण से आप क्या प्रेरणा लेते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर। बच्चे कनस्तर का तंबूरा बजाकर, शहनाई बजाकर व टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते। बच्चे स्वयं समधी बनकर बकरे पर चढ़कर चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते। आंगन तक जाकर बारात फिर लौट जाती थी। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी भी इस कार्यक्रम में शामिल होते थे। वह जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुख निहारने लगते, तब सभी बच्चे हंसकर भाग जाते थे। बाबूजी का इस प्रकार छोटे बच्चों के प्रति प्रेम उनके असीम वात्सल्य को दर्शाता है। वह भोले भाले व स्नेही व्यक्ति थे, तभी वह बच्चों के नाटक में सम्मिलित हो जाते थे। तो कभी प्रसन्न होकर बच्चों के खेल देखा करते थे। बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार दे सकते हैं। आप अपने तरह से कहानी बनाइए और लिखिए। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 4। फसल को काटने के बाद उसे बाल मंडली किस प्रकार ओसाती थी। ओसाती का अर्थ होता है बच्चों, जो फसल होती है उसे साफ करना, हवा देना। बाद में बाबूजी आकर क्या प्रश्न करते थे। इस प्रश्न में निहित भाव को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उस युग की बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में कौन सी महत्वपूर्ण बात छिपी होती थी। बच्चों, बच्चे खेलते थे कि फसल को काटने के बाद सभी बच्चे बाल मंडली उसे साफ करते थे, उसमें हवा लगाते थे और बाद में बाबूजी आकर प्रश्न भी करते थे कि फसल कैसी रही। उस युग की बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में कौन सी महत्वपूर्ण बात छिपी होती थी, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। फसल को काटने के बाद बाल मंडली उसे एक जगह पर रखकर पैरों से रौंद डालती थी। इसके बाद बच्चे कसोरे यानी कि मिट्टी का कटोरा का सूप बनाकर फसल ओसाते, उसे हवा देते थे ताकि उसकी भूसी अलग हो जाए। अनाज को हवा में उड़ाकर दाने को भूसे से अलग करना और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे। बाद में बाबूजी आकर प्रश्न करते थे कि इस साल की खेती कैसी रही। भोलानाथ बाबूजी के आते ही सारे बच्चे उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही भाग खड़े होते थे। बच्चों, छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि वो जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। भोलानाथ और उनकी मंडली भी उस समय जो कुछ चलता था उसी का खेल बनाकर खेलते थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में वर्णित बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में उस युग की छवि स्पष्ट नजर आती है। उस समय बच्चों के खेल अपने बड़ों के क्रियाकलापों से प्रभावित होते थे और अधिकांश खेल सामूहिक रूप से खेले जाते थे।
इससे बच्चे खेल खेल में दैनिक जीवन उपयोगी कई बातें सीख जाते थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 5। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? बच्चों 30 के दशक यानी कि 1930 में जो ग्राम्य संस्कृति थी वो आज की संस्कृति से किस प्रकार अलग है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। 30 के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्रामीण संस्कृति में बनावटी दिखावा जीवन का अभाव था। लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे और मिलजुल कर रहते थे। उस समय ग्रामीण लोगों पर विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था। लोग बाजार अथवा दूसरों पर कम आश्रित थे। चोट लगने अथवा बीमार पड़ने पर भी बाजारू दवाइयों के स्थान पर घरेलू नुस्खों का अधिक प्रयोग करते थे। बच्चों यहाँ पर बीमार में बड़ी की मात्रा होती है तो छोटी है, आप इसे सही कर लीजिए। आगे है, पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों, खेतीहर मजदूरों की संख्या घट रही है। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग दूसरों पर आश्रित है। आज लोग संयुक्त परिवार में न रहकर एकल परिवार में रहना अधिक पसंद करते हैं। तो बच्चों काफ़ी परिवर्तन आया है 1930 से अभी तक। आप लोग जब भी मौका मिले हमेशा ऐसी ही किताबों को पढ़ा कीजिए जिससे आपको नई नई जानकारी मिलेंगी। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 की ओर। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक दीजिए अथवा माता के अंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता इस पाठ की किस घटना में निहित है। बच्चों ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, आपको ऐसे ही पढ़कर अच्छे से उत्तर देना है। पूछा गया है कि माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता आपको बतानी है और आपके मन में यदि कोई अन्य शीर्षक आ रहा है तो वो भी बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। किसी भी उपन्यास या कहानी का शीर्षक किसी घटना, पात्र, देश काल या वातावरण पर आधारित होता है। माता का अंचल शीर्षक भी उपन्यास की घटना पर ही आधारित है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। बालक भोलानाथ का अधिक जुड़ाव पिता के साथ दर्शाया गया है, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति व सुरक्षा अनुभव करता है, क्योंकि माता का बच्चे से ममत्व का रिश्ता होता है। इसलिए इस कहानी का अन्य शीर्षक माता की ममता भी हो सकता है। तो बच्चों माता का अंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन माता की ममता भी हो सकता है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 7। आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। वर्तमान में आप किन उपायों द्वारा प्राकृतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं? बच्चों जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम सभी लोग यानी कि बच्चे लोग भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। बच्चे प्रकृति के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। तो
ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे सभी बच्चे, सभी लोग प्राकृतिक आनंद ले सकें? तो आइए देखते हैं उत्तर। आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। धन के पीछे भागते लोग प्रकृति के महत्व को नकारते जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में वृक्षों का कटाव कर प्रकृति को खुद से दूर कर रहे हैं, जबकि भोलानाथ का जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। उसका दैनिक जीवन, खेल तथा अन्य क्रियाकलाप प्रकृति से जुड़े होते थे। वर्तमान में यदि हम प्रकृति का वास्तविक आनंद उठाना चाहते हैं तो प्रकृति के दोहन को रोककर प्रकृति के संरक्षण पर बल देना आवश्यक है। हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते हुए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पौधों की देखरेख करते हुए हम प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। हमें ग्रामीण जीवन के संसर्ग में रहना चाहिए, यानी संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण जीवन वस्तु प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों, हम सभी को सरकार पर ही निर्भर न रहकर स्वयं से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जब भी मौका मिले ग्रामीणों के यहाँ जाकर उनकी जीवन शैली के बारे में पूछना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 8। माता का अंचल पाठ के आधार पर बच्चों के प्रति माता पिता के वात्सल्य को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, प्रश्न को समझिए। प्रश्न में पूछा गया है कि माता का अंचल पाठ के आधार पर बच्चों के प्रति माता पिता के प्रेम को आपने अपने शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं उत्तर। भोलानाथ के पिता एक सजग व स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही लिवा लाते हैं। यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम, सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है। अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इससे उनकी माँ का अपने पुत्र के प्रति अमिट प्रेम, ममत्व व वात्सल्य का पता चलता है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों, माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, अथवा भोलानाथ संकट के समय में अपने पिता के पास न जाकर माता के पास क्यों जाता है? माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
बच्चों, ये दोनों प्रश्न एक ही है। ऐसे ही एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सीधे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है ताकि बच्चे उसे अपनी तर्क शक्ति के साथ सॉल्व कर सकें। प्रश्न में पूछा गया है कि भोलानाथ अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, अधिकतर उनके साथ ही रहते थे, लेकिन जब उन पर परेशानी आई तो वे पिता के पास न जाकर माँ के पास गए। ऐसा उन्होंने क्या किया होगा, इसकी क्या वजह रही होगी, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं उत्तर। माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 10। बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों, छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि वो एक पल में रोते हैं तो दूसरे पल में हंसते हैं, एक ही पल झगड़ा करते हैं तो दूसरे पल ही मिल जाते हैं। तो यह सब आपने माता के अंचल पाठ के आधार पर कथन को उदाहरण सहित बताना है। उत्तर देखिए। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उसके मित्र बाग में बिच्छू को देखकर डर गए और भागकर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी नामक एक व्यक्ति मिल गया। भोलानाथ का मित्र बैजू उन्हें चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, लागे करेले का चोखा। उसकी मित्र मंडली ने भी उसका साथ दिया और उन्हें चिढ़ाने लगे। इस पर मूसन तिवारी ने उन्हें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो वहां से भाग गया, किंतु भोलानाथ पकड़ा गया। पाठशाला के गुरुजी ने भोलानाथ को बहुत डांटा। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वे उसे पाठशाला से लेने गए। पिता को देखकर भोलानाथ जोर जोर से रोने लगा, परंतु रास्ते में घर जाते समय पुनः अपनी मित्र मंडली को देखकर वह अपना रोना धोना तथा पीड़ा को भूलकर उनमें जा मिला। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 11। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, जो भोलानाथ थे उनके और उनके साथियों के खेल खेलने की जो सामग्री थी आपके खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, वो आपको बताना है। आइए देखते हैं उत्तर। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते व खुश होते थे। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान है। भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं
सुलभता से वह बिना मूल्य खर्च के प्राप्त हो जाती है। परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर भी प्राप्त होती है। तो बच्चों, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल सामग्री आज के बच्चों के खेल सामग्री से बिल्कुल अलग है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 12। भोलानाथ के खाने के समय माता पिता में नोक-झोंक होती थी। आपको भी अपने बचपन का समय याद आता होगा, जब घर में माता पिता के बीच नोक-झोंक होती थी। ऐसे कुछ आप बीते प्रसंगों का वर्णन कीजिए। बच्चों, भोलानाथ के खाने के समय अक्सर उनके माता पिता में नोक-झोंक होती थी। नोक-झोंक का अर्थ है हल्की सी लड़ाई झगड़ा। क्या आपके बचपन में भी ऐसा होता था कि आपके माता पिता में भी नोक-झोंक होती थी? उसे आपको एक याद के अनुसार लिखना है। याद समझकर कहानी के तौर पर लिख दीजिए। देखिए उत्तर। जिस प्रकार भोलानाथ के माता पिता के बीच नोक-झोंक होती थी, वैसी ही नोक-झोंक बचपन में हमारे माता पिता के बीच भी होती थी। जब भी पिताजी किसी कारण हमें डांटते तो माँ हमारा पक्ष लेती, और माँ डांटती तो पिताजी हमें प्यार करते। खाने के अतिरिक्त अन्य कामों जैसे खेलने कूदने तथा स्कूल जाने को लेकर भी माता पिता के बीच नोक-झोंक होती थी। माँ हमें पढ़ने के लिए बैठने को कहती तो पिताजी हमें घुमाने ले जाने के लिए कहते। वास्तव में उन दोनों के बीच होने वाली नोक-झोंक हमारे प्रति उनके प्यार को ही प्रदर्शित करती है। बच्चों, आपको अपनी कहानी लिखनी है इसमें। अब है प्रश्न नंबर 13। लेखक के पिता का बच्चों के साथ खेल में शामिल होना क्या दर्शाता है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जो लेखक थे उनके पिता अपने बच्चों के साथ खूब खेलते थे। यह उनके किस व्यवहार को दर्शाता है? आपने अपने शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं उत्तर। लेखक अपने मित्रों के साथ अपनी रुचि और अपने ग्रामीण परिवेश के अनुसार खेल खेला करता था। वे कभी हलवाई का खेल खेलते तो कभी घरौंदा बनाकर, कभी वे रसोई बनाते, शादी का खेल खेलते, खाना बनाने एवं खाने का खेल खेलते, तो कभी खेत खलियानों में खेती करने का। लेखक के पिता अपने बेटे को बहुत प्यार करते। उसकी एक एक गतिविधि को वे बड़े गौर से देखा करते थे। जब उनका खेल पूरा होने लगता तब वे बीच में ही पहुंच जाते और खेल का अंग बन जाते। कुछ देर तक वे बच्चों के संग खेलते, उनके खेल की सराहना करते, बच्चों की प्रशंसा करते और इस तरह अपना भी मनोरंजन करते थे। वास्तव में बच्चों के खेल में हिस्सेदारी करके वे उनका मनोबल बढ़ाते, उनके खेल की प्रशंसा करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाते तथा उनके मनोरंजन को और बढ़ाने की कोशिश करते थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 14। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चों, जो छोटे से बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? तो आइए देखते हैं उत्तर। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे पहला है, बच्चे कई बार रूठ कर दूर चले जाते हैं और पास नहीं आते, तब माता पिता को अन्य विनय करके उन्हें मनाना पड़ता। दूसरा, बच्चे अपनी माता की गोद में छुप जाते और बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होते। तीसरा, बच्चे पिताजी की गोद में चढ़ जाते और उनकी छाती से इस प्रकार लिपट जाते हैं कि पिता का कठोर हृदय भी द्रवित हो उठता है। चौथा, बच्चे अपने माता पिता के गाल पर प्यार करके भी प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं।
बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप पैराग्राफ में भी दे सकते हैं। अगर कम नंबर का पूछा गया है तो 2 पॉइंट में भी हो सकता है। अब है प्रश्न नंबर 15। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तत्कालीन समाज का अर्थ होता है बच्चों उस समय का समाज, उस समय का पारिवारिक परिवेश का जो उदाहरण सहित आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। माता का अंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन के ग्रामीण परिवेशों का चित्रण किया है। तत्कालीन पारिवारिक परिवेश अत्यंत आत्मीय एवं प्रगाढ़ था। उस समय बच्चे अपने माता पिता के अत्यंत निकट थे। माता पिता भी उनकी प्रत्येक गतिविधि तथा खेल में सहभागी रहते थे। भोलानाथ भी अपने पिताजी के अत्यंत निकट था। अपने पिताजी के साथ गंगा घाट पर जाकर स्नान करना, पूजा पाठ करना, भोजन करना आदि उसका नित्य प्रति का काम था। वहीं दूसरी ओर अपनी माताजी से उनका घनिष्ठ आत्मीय संबंध था। सांप के भय से भागकर पिताजी के बुलाने पर भी भोलानाथ माँ की गोद में जाकर छिप जाता है। अधिकांशतः सभी बच्चे साथ मिलकर सारी खेल खेलते थे। उस समय के सामाजिक परिवेश में बालक खेल खेल में नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग, प्रेम, एकता आदि गुणों को सहज ही अपना लेते थे। इस प्रकार तत्कालीन समाज का पारिवारिक परिवेश स्वच्छंद और आनंदमय था। तो बच्चों, आज के पारिवारिक से पहले का समाज बहुत अच्छा था। पहले के लोग मिलजुल कर रहते थे और संयुक्त परिवार में रहते थे। लेकिन आज के समय में न माता पिता को टाइम है और न बच्चों को भी। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।